द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को जब आप एक वोल्टेज सोर्स से लगा देते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक प्लेट के जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पास करवाती है बैटरी अपने अंदर से, और दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक प्लेट पे आ जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पे एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो जो आपके सामने बना हुआ है स्टूडेंट, जब ये आपके पास कैपेसिटर चार्ज होगा तो आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। और अगर आपने बाय डेफिनेशन देखा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स को हम जो है वो बहुत क्लोज प्लेस किए होते हैं तो फील्ड फिर हम यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं। अगर प्लेट्स आप दूर रखते तो फिर साइडों पे फ्रिंजिंग आपको शो होनी थी, तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म फील्ड दिखाई है। तो स्टूडेंट ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जब चार्ज आ गया तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड डेवलप हो गई। क्या इस फील्ड का हम फार्मूला लिख सकते हैं जो फील्ड डेवलप हुई है इन द रीजन बिटवीन दीज प्लेट्स? तो वो दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। एक तो वही फार्मूला जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। या यहाँ पर अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आप सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V है वही जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके साथ मेट करेंगे, तो E इज इक्वल टू डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यूं लिखा जा सकता है। और दूसरा आपको पता है कि E लिखा जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ कि अगर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे वो कैसे लिखी जाती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप क्या लिखते हैं, Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपके पास यूं लिखा जा सकता है। जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन बनेगा, और रिलेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। रिलेशन बनेगा आपके पास यहाँ पर Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V ओवर D। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है तो स्टूडेंट ये Q बाई V इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और आपको Q इज इक्वल टू C भी रिलेशन से याद होगा, ये Q ओवर V जो है ये C बन गया। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला स्टूडेंट हमारे सामने आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर जो सीखा है वो टोटल तीन चीजें आपके सामने आई कि आपके पास पहली बात कि कैपेसिटर जब चार्ज है तो उसकी दो प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला या तो V बाई डी या फिर Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। और यूनिफॉर्म फील्ड है यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे फील्ड पूछी जाए यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर तो तमाम पॉइंट पे फील्ड क्या है वो सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड रीजन बनाया है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है। अगर आप इसकी डिपेंडेंस देखेंगे तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंस है वो आपके पास किस पे है, आपको नजर आ रहा होगा फार्मूला में पहला है A। लेकिन याद रहे ये A कौन सा एरिया है, ये क्या एरिया जो है ये इस एरिया की बात कर रहे हैं जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में है। ये किस वाले एरिया की बात हो रही है असल में? तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने याद रखना है। पहला ये जो आपके पास डिपेंडेंस फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स। और अगर मजीद क्लैरिटी से लिखूं तो सरफेस एरिया वो एरिया जो कि ओवरलैप्ड है। मसलन आपको एक बात समझाता हूं, अगर स्टूडेंट आप यहां पर दो प्लेट्स को सोचें दोनों हाथों को, तो ये इस वक्त ये जो एरिया है ना ये सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया है इस तरह। लेकिन अगर सपोज मैं इसको एक प्लेट को ऊपर एक को नीचे कर दूं तो अब ये पूरा एरिया नहीं बल्कि जो ओवरलैप्ड एरिया है सिर्फ आपने वो वाला देखना होता है। यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल ओवरलैपिंग बनाई है। तो बहरहाल ये सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट है। दूसरी बात आपके पास यहाँ पर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स जो है वो क्या है उस पर डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस। ये एप्सिलॉन नॉट आपके सामने इस वक्त परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आया है मीडियम के लिए, तो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगी आपके पास कैपेसिटेंस। और तीसरा जो है वो आपके पास क्या नजर आ रहा है D, यानी जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स जिसको D से डिनोट किया हुआ है इस पे डिपेंड करता है, यानी ये आएगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो स्टूडेंट तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। हाँ एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, अगर ये आप देख रहे हैं आप इसको हाथ को थोड़ी देर के लिए अगर सपोज सोचें कि ये आपके पास ये कैपेसिटर की एक प्लेट है तो ये आपका सरफेस एरिया है, ये प्लेट का सरफेस एरिया है। हाँ अगर ये थिकनेस बढ़ाता जाऊं यानी आप ज्यादा थिक करते जाएं और थिक करते जाएं तो क्या सरफेस एरिया में फर्क पड़ेगा? नहीं। तो स्टूडेंट याद रहे ये जो है ये आपके पास थिकनेस से कोई लिंक नहीं है, ये सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट है। तो याद रहे यहाँ पर हम लोग क्लियर लिख रहे हैं कैपेसिटेंस के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए कि कैपेसिटेंस जो है C जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कैपेसिटेंस जो है स्टूडेंट ये इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस है, इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस
ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की थिकनेस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला और उसकी डिपेंडेंस है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं कि आप लोगों ने बस ये फार्मूला याद रखना है एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए। कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, और ये याद रखना है कि ए यहाँ पर एरिया जो है ये सरफेस एरिया है इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस है, और मीडियम जो है वो बड़ा काउंट करेगा कि मीडियम क्या है बिटवीन द प्लेट्स। इसी को हमने आगे नेक्स्ट आर्टिकल में भी डिस्कस करना है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ देन कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल, यानी इस डी को आप क्या करने जा रहे हैं, डबल, यहां पर आप इसको टूट कर रहे हैं, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज मेड हाफ, तो इसको a/2 करेंगे। तो स्टूडेंट न्यू कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास कैसे आएगी, अगर आप यहां पर न्यू कैपेसिटेंस लिख देते हैं तो वो कैसे आएगी, एरिया आप करने जा रहे हैं हाफ, और यहां पर आपके पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आपने डबल कर दी है। तो स्टूडेंट ये 2 नीचे आके 2 से 4, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस सी प्राइम जो है ये आपके पास आ जाएगी 1/4 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जिसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो न्यू कैपेसिटेंस आई है वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। तो स्टूडेंट ये फर्क आया है जब आपने एरिया को क्या कर दिया है, प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो हाफ कर दिया है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डबल कर दी है, तो कैपेसिटेंस बिकम 1/4, यानी पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी, 1/4 रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास है बिकम 1/4, जो कि चार्ली ऑप्शन है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 protons A and B are placed between the 2 plates of the parallel plate capacitor charged to a potential difference V as shown in the figure। स्टूडेंट ये वो बात है जो हम लोगों ने लेक्चर में सीखी कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स को आपने बहुत क्लोज रखा होता है और यूनिफॉर्म फील्ड रीजन होता है। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है तो इसका मतलब है हर पॉइंट के ऊपर, चाहे पॉइंट ए की बात करें या बी पे, यूनिफॉर्म फील्ड रीजन होने की वजह से हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आप कहीं पर भी प्लेस करें यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से क्या होगा, फील्ड एट पॉइंट ए और फील्ड एट पॉइंट बी सेम आएगी, और अगर दोनों जगह पर फील्ड स्ट्रेंथ सेम है तो फोर्स ऑन द चार्ज भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब है फोर्स ऑन द प्रोटॉन प्लेस्ड एट द ए विल बी सेम एज द फोर्स ऑन द प्रोटॉन प्लेस्ड एट द पॉइंट बी, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है कैपेसिटर की प्लेट में। ये बात आपको याद करवाई है दोबारा से क्वेश्चन के जरिए। तो स्टूडेंट आंसर इसका है बीटा, जिसमें क्या है दोनों जगह पर जो प्रोटॉन है वो सेम फोर्स फील करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है 2 thin infinite parallel plates have charge densities प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो स्टूडेंट जो आपके पास कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती है, जितनी एक पे डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दूसरी प्लेट पे उतना ही एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से दोनों पर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। यही क्वेश्चन में है, और क्या करना है, इन दोनों थिन इन्फिनिट शीट्स के जो कि ऑपोजिटली चार्ज शीट्स है दरमियान में जो फील्ड है उसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो स्टूडेंट फील्ड की वैल्यू 2 तरीकों से आपको लेक्चर में भी सिखाई लिखी जा सकती है, या तो V/D से लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला से, या फिर आप इसको किससे लिख सकते हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन से, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस तरह लिख सकते हैं आप। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, तो ये आपके पास इस तरह से लिखी जा सकती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को क्या आएगी, सिग्मा ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, जो आपके पास ऑप्शन बनता है बीटा, क्योंकि तो आपके पास जो है वो ऑपोजिट प्लेट्स थी। अच्छा स्टूडेंट, अगर सिमिलर प्लेट्स हो जाती तो फिर दरमियान में फील्ड आपके पास क्या आनी थी, तो आपको पता है सिमिलर प्लेट्स के दरमियान में न्यूट्रल जोन आ जाता है, फिर आंसर आपके पास क्या आना था, 0 आंसर आना था। बहरहाल इस वक्त क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, एक पे प्लस आपके पास था और एक पे नेगेटिव था, इसलिए देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, और उसका जो फार्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास बीटा इसका राइट चॉइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट ऑफ द लेंथ विड्थ एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, विड्थ उसकी 2 सेंटीमीटर है और थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर है, दोनों प्लेट्स की यही आपके पास डायमेंशंस है।
और कैपेसिटेंस जो है वो C है। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट्स को आपने क्या कर दिया है, डबल। अब स्टूडेंट बात ये है, जब आप लेंथ और थिकनेस को डबल करेंगे, थिकनेस का तो लिंक ही नहीं है, तो लेंथ डबल करने से क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है, तो इसका मतलब है अगर आप लेंथ या विड्थ में से किसी को डबल करते हैं तो एरिया डबल हो जाता है। तो स्टूडेंट एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि हम लोग यहाँ पर पहले तो एक चीज लिख रहे हैं, थिकनेस से तो फर्क आना ही नहीं, थिकनेस डबल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब थिकनेस वाले फैक्टर को मैं क्रॉस कर रहा हूं, थिकनेस आप डबल करें हाफ करें इससे तो फर्क पड़ना नहीं। जब आप लेंथ की बात करेंगे कि लेंथ आपने क्या कर दी है, डबल कर दी है, यस इट मेक द डिफरेंस। क्या करेगा लेंथ डबल करने से, क्या होगा स्टूडेंट, इससे आपके पास एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो एरिया डबल हो जाएगा। और अगर एरिया आपके पास डबल हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या थी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो इसका मतलब अगर एरिया डबल तो कैपेसिटेंस भी डबल, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2C, कैपेसिटेंस बिकम डबल। यानी ये वाली बात आपने याद रखनी है, थिकनेस से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ देखना है कि एरिया कितना इफेक्ट हुआ है इस स्टेटमेंट से, वो डबल हुआ था एरिया आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, और सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट डबल होने की वजह से कैपेसिटेंस हमने क्या कर दी है वो और डबल आंसर लगाया है, यानी 2C इसका आंसर है। ऑप्शन बीटा इज द राइट चॉइस। तो स्टूडेंट आज हम लोग तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने देखना है डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है और कैसे वो पोलराइज होता है और उसको फिर कैपेसिटर के साथ उस चीज का क्या लिंक है। पहले हम लोग दो चीजें डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं जो आपके पास मेटल्स हैं, उनमें आप कहते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं। जैसे आप सोडियम की बात कर ले, यानी फर्स्ट ग्रुप के अंदर बेस्ट मेटल है। अगर फर्स्ट ग्रुप है, मैं चले सोडियम की ही बात कर लेता हूँ, तो स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट आपके पास ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास उसके बाद सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में फिर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो आप कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ये मेटल को लिखा है, तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के जो है वो जाने के चांसेस ज्यादा हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मेटल रेडी है इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो स्टूडेंट ये हम लोग असल में क्या करने जा रहे हैं, हमने एक मेटल का बिहेवियर देखा है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, आसानी से डोनेट कर सकती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के जाने से ही एटम को फायदा है, वो स्टेबल आ जाएगा, उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही बात हम लोगों ने जो अभी डिस्कस करनी है। अगर सपोज आप करें 8th ग्रुप की बात, जहां पर आपके पास नॉन मेटल्स हैं, तो जहां पर आपके पास हम कहते हैं इंसुलेटर्स हैं, तो स्टूडेंट अगर आप इंसुलेटर की सिचुएशन डिस्कस करें, सपोज मैं उसका भी सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, तो आपको पता है जो आपके पास शेल नंबर है वो क्या बताता है, आउटर मोस्ट आपके पास ग्रुप नंबर जो है, सॉरी, वो क्या बताता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप बेस्ट इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो यकीनन आपके पास ये किस ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 8 की, जिसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट विल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब इंसुलेटर डोंट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी इसलिए आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं ये टाइटली बाउंड है विद द न्यूक्लियस। हाँ, अब अगर आप लोग क्या करें कि ये यहाँ पर जहां पर आप कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल में, जो बिल्कुल बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इंसुलेटर है ये आपके पास, तो यहाँ पर इसको किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आप क्या करें, यहां पर भी एक काम ऐसा कर दें कि आप यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दें और दूसरी साइड पे एक नेगेटिव प्लेट लगा दें, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, उससे फर्क क्या आने वाला है आपके सामने देखिएगा। होगा ये कि यहां पर जब आप इसको प्लेस करेंगे तो यकीनन आपके पास ये वाले जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रहेंगे तो इसी शेल में, क्योंकि इंसुलेटर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, रहेंगे तो इसी शेल के अंदर, लेकिन क्या हो जाएंगे वो सारे डिस्प्लेस होके पॉजिटिव के करीब तो इकट्ठे हो सकते हैं। नतीजा क्या होगा कि इसका सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास एक एंड के ऊपर आपको यूं नजर आएंगे और जो आपका पॉजिटिव था न्यूक्लियस वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हुआ क्या कि आप लोगों के पास ये एक एंड नेगेटिव और एक एंड क्या हो गया है, पॉजिटिव नजर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोगों ने देखा कि इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं, अभी भी उसके बाहर वाले शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने पहले थे, यानी इस प्लेट के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन रहे वहीं पर है, बस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो आपके पास जरा रीडिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, जिससे क्या हो गया, एटम के दो पोल नजर आ रहे हैं, ये आपके पास क्या बन गया है, नेगेटिव पोल, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या नजर आ रहा है, ये वाला उसका पॉजिटिव पोल नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट होगा क्या कि एटम बिकम डायपोल। इसका मतलब है कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, जो डाइलेक्ट्रिक है वो असल में इंसुलेटर का होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी है, पोलराइजेशन। तो स्टूडेंट बड़ी क्लियर एक बात सामने आई कि अगर आप क्या कर दें, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक एटम प्लेस कर दें तो दे विल बी पोलराइज्ड, यानी डायपोल्स आपके पास बन जाएंगे जो ऐसे कि हमने सामने बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्या कर दे, डाइलेक्ट्रिक एटम जो है, अगर आप क्या कर दे डाइलेक्ट्रिक एटम को, यानी इंसुलेटर एटम की बात हो रही है, is placed between plates of charged capacitor, plates of the charged capacitor, तो क्या होगा, it become dipole। ये जो है स्टूडेंट क्या बन जाएगा, डायपोल बन जाएगा। ये आपके सामने जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट अब आप जो कैपेसिटर की चार्ज्ड प्लेट्स हैं जिनमें कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की खास वैल्यू होगी। आप इस के दरमियान में क्या कर दे, इस रीजन के अंदर, प्लेट के दरमियान में जो रीजन था वहां पर जहां पहले वैक्यूम था वहां पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दे। तो अभी हमने जो पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक एटम क्या बन जाएंगे, दे बिकम डायपोल। तो यानी यहाँ पर जो आप एटम प्लेस करेंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, डायपोल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा। चंद एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। स्टूडेंट आप इसी तरह से दूसरी साइड पर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा स्टूडेंट एक बात देखिएगा जरा, आप लोगों के पास जो कैपेसिटर की एक्चुअल फील्ड थी वो किधर थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। यू फील्ड लाइंस बना दे, यूनिफॉर्म फील्ड रीजन हम लोगों ने जो दिखाना है वो दिखा दिया है। तो स्टूडेंट अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके पास डायपोल बना है उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, तो उसकी जो फील्ड बनेगी वो क्या एक्चुअल फील्ड के ऑपोजिट नहीं आ रही। यस आप देख रहे हैं कि जो ये फील्ड हम बना रहे हैं, ये एक्चुअल फील्ड जो आपके पास थी वो यू थी, जो प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड थी, और जो डायपोल बना है उसने क्या किया है, ऑपोजिट फील्ड डेवलप की है। तो स्टूडेंट एक बात बताएं, जो नेट फील्ड है वो आपके पास क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। यानी फील्ड क्या होगी, पहले फील्ड थी ड्यू टू द प्लेट्स, और अब क्या है उसके ऑपोजिट एक फील्ड है, माइनस कर दें, ये फील्ड है ड्यू टू द डायपोल। तो स्टूडेंट आपको एक बात समझ लगी कि जो फील्ड है ये वाली, ये असल में अब दोनों का नेट रिजल्ट है। तो फील्ड ओवरऑल क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात लिखने जा रहा हूँ, पहली बात ये है कि जो ई है ये क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। ये आपके पास सिचुएशन बन गई है, ई जो है वो डिक्रीज कर जाता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। और अगर ई डिक्रीज कर जाएगा तो आपके पास जो सिग्मा है वो आपको पता है, ई इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो भी क्या करेगी है स्टूडेंट, डिक्रीज कर गई है। तो ये बात आप लोगों के सामने दो बातें। तीसरी बात की तरफ चलते हैं कि अगर आप लोगों के पास यहां पर देखें, क्या हमारे पास यहां पर E इज इक्वल टू V बाई डी रिलेशन जो था वो वैलिड है, यस। तो इसका मतलब यहां से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो इफेक्ट नहीं हुआ डाइलेक्ट्रिक लगाने से, तो इसका मतलब ये D कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, V के। तो यहां से स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि E जो है वो प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब क्या होगा कि जो V है वो भी क्या कर गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट स्टूडेंट वो भी डिक्रीज कर गया है। स्टूडेंट ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि क्या क्या कुछ डिक्रीज कर रहा है। हाँ, डिक्रीज होके कितनी वैल्यू हो जाएगी ये भी लिख सकते हैं आप लोग। यानी ई अगर डिक्रीज कर गया है तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो ई है ये कितना होगा, ये आपके पास होगा जो पहले ई था वैक्यूम में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उतने गुना आपके पास ये कम हो जाना है। इसी तरह आप लोग सारी वैल्यू लिख सकते हैं। वी अगर कहूं कि न्यू कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होके, तो जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास सिचुएशन बनती है। यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और स्टूडेंट इसी तरह से आप लोग और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर यू भी लिखा जा सकता है, अगर आप लोगों के पास इस रिलेशन को आप फॉलो करें, जो C है Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V।
तो स्टूडेंट आप यहां से देखें, क्या डाइलेक्ट्रिक जो है आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, क्या डाइलेक्ट्रिक यहां पर इंट्रोड्यूस करवाने से उसके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट होगा? नो, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इंसुलेटर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, तो ये यकीनन ये अपने इसी के शेल में इलेक्ट्रॉन रहने हैं। तो इसका मतलब चार्ज यहां पर जो डेफिशिएंसी थी पहले अभी भी उतनी ही है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्यू क्या रहा है स्टूडेंट? वो कांस्टेंट रहा। अगर क्यू कांस्टेंट है तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आप यहां से यू लिख सकते हैं, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है तो सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर गई है स्टूडेंट, और ये कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होके कितनी आ जाएगी? वही तरीकाकार है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होके कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? न्यू जो कैपेसिटेंस लिखेंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो जो पहले कैपेसिटेंस इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एप्सिलॉन आर, यानी डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो आपके पास कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो ये है स्टूडेंट आपके पास सिचुएशन। अब लास्ट जो हम लोगों ने वो जो पर बात की है कि डाइलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, तो जो कैपेसिटर की प्लेट पे जितना चार्ज पहले था वो उतना ही रहेगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देने से भी। तो इसका मतलब जो क्यू है रिमेन्स कांस्टेंट, जो चार्ज है ऑन द प्लेट वो क्या रहेगा? इट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बड़ी क्लियर है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख लें, ये जो मैंने सारा सिस्टम आपके सामने डिस्कस किया है, मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया और जो सर्किट में बैटरी थी वो नहीं दिखाई, जो सोर्स था वो डिस्कनेक्टेड था, तब ये सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अगर सोर्स कनेक्टेड हो तो फिर सिचुएशन वेरी कर जाएगी। तो याद रहिए जो मैंने 5 रिजल्ट लिखे हैं इनके लिए क्लियरली हम देख रहे हैं ये कब है, ये असल में डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है इन एब्सेंस ऑफ द सोर्स, यानी ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कुछ भी ये विदाउट बैटरी है, यानी आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है, उसके बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट करना है और फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपके पास ये सारे रिजल्ट वैलिड हैं। तो ये स्टूडेंट मैं रिवाइज करता हूं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपके पास डिक्रीज होनी है चीजें वो कौन कौन सी हैं? ई डिक्रीज है, सिग्मा डिक्रीज है और वी डिक्रीज है, और जो इंक्रीज होना है वो क्या चीज है? कैपेसिटेंस नहीं इंक्रीज होना है, और जो कांस्टेंट है वो चार्ज रहना है आपके पास। ये स्टूडेंट आपके पास है जब आपके पास सोर्स डिस्कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर सोर्स कनेक्टेड होता और हम क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते, कैपेसिटर चार्ज करते और बैटरी डिस्कनेक्ट किए बगैर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देते, तो फिर क्या क्या फर्क आता और किस तरह से चीजें जो है वो वेरी करती, अब हमने वो डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट अब आपके सामने कैपेसिटर को चार्ज करके और उसकी दो प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया और वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो डायपोल बन गया हुआ है, ऑपोजिट फील्ड भी डेवलप हुई हुई है। लेकिन इस वक्त एक बात खास क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी हम सोर्स कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। अब क्या होगा जो पहले नहीं हो रहा था? अब स्टूडेंट देखें, जैसे ही ऑपोजिट फील्ड डेवलप होगी, इसका मतलब क्या होगा कि एक फील्ड वो बैटरी की प्लेट्स के चार्ज की वजह से और एक ऑपोजिट फील्ड आएगी, नेट फील्ड यहाँ पर जैसे ही कम होगी, ई कम तो वी भी कम, और अगर वी कम हो गया, सपोज आपके पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी था जो कि यानी सोर्स के इक्वल था, जैसे ही ये कम हो गया, तो स्टूडेंट याद करें पहला लेक्चर क्या कहा था, अगर सोर्स का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो कैपेसिटर की प्लेट्स में भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो चार्जिंग रुकती है। जैसे ही अगर ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 या 5 हो गया तो कैपेसिटर क्या होगा, दोबारा से चार्जिंग नहीं शुरू हो जाएगी उतनी देर तक जब तक दोबारा पोटेंशियल अप होके इक्वल टू द सोर्स पोटेंशियल ना आ जाए। तो यस, यहां पर यही होने वाला है। क्या मतलब है कि जैसे ही ये ई कम तो वी कम, जैसे ही वी कम हुआ बैटरी दोबारा से क्या करेगी, चार्जिंग शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि यहां पर मजीद चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इधर और ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर और पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। नतीजा क्या होगा कि चार्ज कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है Q प्रोपोर्शनल टू V है। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर तब तक चार्ज ट्रांसफर होना है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ द बैटरी आप डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि Q जो है वो आपके पास ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आपके पास Q ट्रांसफर होने का मतलब आप लिख सकते हैं कि Q क्या हो गया है, चार्ज इंक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट बड़ी क्लियर बात है, बैटरी के थ्रू चार्ज मजीद ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, चार्ज जो है वो ऑन द कैपेसिटर प्लेट क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका मतलब जो अब चार्ज आएगा डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में वो कितना आएगा इंक्रीज होने का मतलब, जो पहले चार्ज था उसको एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंक्रीज होगा। और ये चार्ज कब तक इंक्रीज होगा, कब तक ये चार्जिंग का होता रहेगा, उतनी देर तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक यहाँ प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोबारा से V नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर शर्त क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइनली वही बन जाना है जो पहले था, जहां से डिक्रीज किया था चार्ज दे वो कमी पूरी करके दोबारा उसको V लेवल पे ले आना है। V कांस्टेंट रहेगा,
यहाँ पर आपके पास जो V कांस्टेंट होगा तो E भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा भी आपके पास क्या आ जाएगा, तो E अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा भी वही आना चाहिए, इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास सिग्मा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर कुछ कांस्टेंट हो गए, जो चेंज नहीं होने हैं, फाइनली वही आ जाने हैं जो पहले थे। हाँ स्टूडेंट, एक चीज का फर्क जरूर आया है, वो क्या चीज का फर्क आया है, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब V कांस्टेंट है तो स्टूडेंट अगर V आप कह रहे हैं कि कांस्टेंट आया है तो मुझे बताएं V को कांस्टेंट करें तो C प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब क्या है, Q तो इंक्रीज हो रहा है और अगर चार्ज इंक्रीज तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज। तो स्टूडेंट एक बड़ी कंफर्म बात आपने याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस जो है वो कैपेसिटेंस को हमेशा क्या करती है, इंक्रीज। आपने पहला केस भी देखा, जब सोर्स कनेक्टेड नहीं था तब भी कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज हुई थी, और अगर सोर्स कनेक्टेड भी है तब भी आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज है। तो आप सिंपल याद रखें कि कैपेसिटेंस इन द डाइलेक्ट्रिक वेदर सोर्स इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, आपके पास जो कैपेसिटेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो हमेशा यही आनी है, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये स्टूडेंट आपके पास है चीजें। आप मेरे साथ बात को रिवाइज कर ले। हमने कहा कि अगर आपके पास सोर्स, पहले बात कर लेते हैं डिस्कनेक्टेड की, जब सोर्स डिस्कनेक्टेड था स्टूडेंट जल्दी से बोले, अब आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्या चीज थी, चार्ज सेम रहा था, ई कम, सिग्मा कम, वी कम, कैपेसिटेंस इंक्रीज। और जब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज इंक्रीज हुआ है जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है और बाकी फैक्टर के रहे हैं आपके पास वो कांस्टेंट रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने सिचुएशन है। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को समझ चुके हैं, बैटरी की मौजूदगी में भी और बैटरी ना हो तब भी। इसकी बुनियाद पे अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कैपेसिटर हैज चार्ज 50 माइक्रोकूलम व्हेन गैप बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड with the glass wool, 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ग्लास वूल विल। अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पर बड़ी क्लियर सिचुएशन है, जो पहले आपके पास चार्ज है ऑन द कैपेसिटर प्लेट, हर प्लेट पे जो चार्ज है वो आपके पास कितना है, वो है 50 माइक्रोकूलम। यानी इसका मतलब इनिशियली आप लिख रहे हैं जो चार्ज है वो कितना है, 50 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब देखना यह है कि उसने कहा कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया है ग्लास वूल तो बैटरी के थ्रू मजीद चार्ज ट्रांसफर हुआ है 120। तो स्टूडेंट पहले से कितना था, 50 माइक्रोकूलम। अब याद करें बैटरी की मौजूदगी में डाइलेक्ट्रिक लगाया है, चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा थ्रू द बैटरी। तो कितना चार्ज ट्रांसफर दिखा रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर हुआ है 120। तो पहले था 50 और 120 अगर फर्दर ट्रांसफर हो जाए आपके पास डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो इसका मतलब है जो चार्ज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 120 प्लस 50 मतलब 170 माइक्रोकूलम। ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि जैसे ही ग्लास वूल आपने इंट्रोड्यूस करवाया चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड केस की बात हो रही है। पहले जो चार्ज था मजीद चार्ज ट्रांसफर दिखाया गया है, पहले 50 था और 120 अगर मजीद ट्रांसफर हुआ है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, तो फाइनल चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो आपके पास क्या होगा, 120 प्लस पहले से जो 50 था 170। तो अब स्टूडेंट आप यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लिखना चाहते हैं, इक्वेशन याद करें क्या कहा था, चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द इनिशियल चार्ज इनटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं 170 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब 10 पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। और यहां पर Q कितना है स्टूडेंट, 50 माइक्रोकूलम, तो 10 पावर माइनस 6 और ये एप्सिलॉन आर। तो स्टूडेंट ये आपके पास 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 से कैंसिल आउट। जो 50 को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर आ जाएगा 50 को अगर 3 से करें तो 150 3 पॉइंट समथिंग। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर इज एक्चुअली 3.4। आपको पता है एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका यूनिट नहीं होता है और ऐसा ही आपके पास क्वेश्चन में शो हुआ है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है, 3.4 अल्फा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में जो चार्ज है जितना ट्रांसफर हुआ है वो पहले वाले चार्ज में आपने ऐड करना था ताकि फाइनल चार्ज बन जाए। सो ऑप्शन अल्फा इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a capacitor when filled with the dielectric of the constant K3 has charge Q not voltage यानी potential difference between the plates V naught and the electric field E naught। अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर दिया जाए एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, यानी स्टूडेंट देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बढ़ा दिया है, 3 टाइम्स। कैसे, पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 3, बाद में कितनी होगी वैल्यू 9। तो इसका मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 टाइम बढ़ गया है। तो स्टूडेंट आप याद करें कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 टाइम बढ़ा दिया जाएगा,
चार्ज तो वही रहेगा। और आपको पता है जो हमारे पास Q है ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, यानी Q नॉट रहेगा, जिसको हम कहते हैं ये सेम रहेगा। और जो V है ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में आपको बताया था, डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में आपके पास जो V नॉट है ये क्या हो जाएगा, V नॉट ओवर जितना एप्सिलॉन R आपने बढ़ाया है वो 3 टाइम बढ़ाया, तो इसको 3 टाइम कम कर दें। इसी तरह से स्टूडेंट E नॉट जो है वो डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में क्या होगा, तो वो आपके पास हो जाएगा E नॉट ओवर एप्सिलॉन R, जो कि यहाँ पर 3 टाइम बढ़ाया है। यानी इसका मतलब ये है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाएंगे उतने टाइम आपके पास जो V है और E है कम हो जाएगा और Q क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो ऑप्शन है वो डेल्टा राइट चॉइस है, Q रिमेन सेम एंड E नॉट और E और V दोनों क्या हो गए हैं, वो डिक्रीज हो गए हैं उतने गुना जितने गुना आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाया है, क्योंकि इनवर्स लिंक है दोनों का एप्सिलॉन आर के साथ। हाँ, अगर कैपेसिटर्स के बारे में पूछता तो वो 3 टाइम यहाँ पर इंक्रीज करना था, क्योंकि वहां पर आपको पता है एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज करता है कैपेसिटर्स। बहरहाल इसका आंसर आपके पास डेल्टा था। तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने देखना है एनर्जी स्टोर्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किस तरह से वो एनर्जी स्टोर्ड होती है, किस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूं दिखाया जाए जिसमें कि आपको पता है इनिशियली दोनों प्लेट्स न्यूट्रल होती हैं और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं विद द वोल्टेज सोर्स और स्विच को ऑन कर देंगे स्टूडेंट, तो तब आपके पास क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स में आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। एक प्लेट पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और दूसरे पे एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम लोगों ने देखना है कि अगर मैं देखूं कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि इनिशियल 0 था और फाइनली इक्वल टू द वोल्टेज जो आपके पास सोर्स वोल्टेज है उसमें का जितना पोटेंशियल है, आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में बात हुई थी कि कैपेसिटर में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ना हो जाए जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर टर्मिनल ऑफ द सोर्स के अक्रॉस है। तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल V और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज हम लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा वो क्या होगा, हाफ V। और आप इसको बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ V। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू हाफ QV विच इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। और आप चाहें तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म्स लिख सकते हैं, आप यहाँ पर Q की जगह CV लिखें तो स्टूडेंट फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, जब यहाँ पर आप लिखेंगे Q की जगह CV तो CV और ये साथ V तो क्या बन गया, CV स्क्वायर। और आप कहेंगे कि अगर यूं किया है तो ऐसा नहीं कर सकते कि Q की जगह CV लिखा है आप V की जगह Q बाई C लिख देते, तो यहाँ पर Q बाई C लिख दे तो फिर आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है वो बन जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो स्टूडेंट ये आपके पास डिफरेंट हम लोगों ने फार्मूलाज लिखे हैं, और चाहे अभी हम लोग ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये हमारे पास किस काम आएगा स्टूडेंट, ये असल में है एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कभी कैलकुलेट करनी हो तो ये फार्मूला हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और स्टूडेंट ये जो नीचे फार्मूला लिखा है, अभी हम लोग जब कभी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो इन द पैरेलल, तो पैरेलल में तमाम का वोल्टेज क्या होता है, तमाम कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ये फार्मूला ज्यादा हेल्पफुल है टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड, तो इसलिए सिग्निफिकेंस साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ये हम कहाँ यूज करेंगे, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर में अगर आपने एनर्जी स्टोर निकालनी हो तो ये फार्मूला ज्यादा सूटेबल है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये आपके पास जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा कि सीरीज में तमाम कैपेसिटर जो कनेक्टेड होते हैं उनकी प्लेट्स पे चार्ज सेम आता है, तो ये फार्मूला ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला फार्मूला जो है ये हम ज्यादातर यूज करेंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो हम प्रेफर करते हैं इस फार्मूले से एनर्जी कैलकुलेट करने को। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से आप लोगों को पता है जो जितना आपके पास चार्ज ने ट्रांसफर होना है वो डिपेंड करता है वोल्टेज सोर्स कितना है, बड़ा वोल्टेज सोर्स ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करवाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जो Q है वो प्रोपोर्शनल टू V है, और अगर आप ग्राफ बनाएंगे Q और V में तो वो आपके पास ग्राफ कुछ यूं बनता था। ये है स्टूडेंट आपके पास Q और V का ग्राफ। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस ग्राफ का एरिया स्टूडेंट लिखेंगे तो एरिया ऑफ द ग्राफ अगर आप लिखेंगे
एरिया अंडर द क्यू वी ग्राफ। तो स्टूडेंट ये एरिया आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी जो कि क्या बनेगी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये एनर्जी स्टोर बन गई है। इसका मतलब ये आपके पास है एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ, एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ जो है इज एनर्जी स्टोर्ड। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने नेक्स्ट एक सिचुएशन लिख ली है कि हम लोग जो है वो एनर्जी स्टोर्ड डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड के लिए 4 लिंक्स बना लिए हैं अभी तक, जो हम लोगों ने लिखे हैं ये 4 लिंक्स हैं। अब स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने कहा कि हम हाफ क्यू वी से, हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से, या आप लोग एरिया मेथड से निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब स्टूडेंट एक और चीज देखें, जो हाफ सी वी स्क्वायर है इसी को आप लोग यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट रिलेशन बना सकते हैं। वो नेक्स्ट रिलेशन कैसे बनेगा, देखें आप लोग इस रिलेशन में आ जाएं और रिलेशन आपके पास स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो ये है, W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और सी की आप वैल्यू लगा दें। सी की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और वी की वैल्यू अगर लिखेंगे E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू ई डी। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों के पास एक और रिलेशन बन जाएगा, और वो रिलेशन क्या आएगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डी है, ये डी स्क्वायर है, कैंसिल होके तो बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। और स्टूडेंट यहाँ से आप लोग ये नेक्स्ट रिलेशन बन गया है, और इस रिलेशन से हम लोग एक और बात लिखने जा रहे हैं, और वो बात ये है कि कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक और ऑब्जेक्टिव बन गई, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट बिटवीन प्लेट्स, स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, यानी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कहाँ पर है, क्या पॉजिटिव प्लेट पे एनर्जी स्टोर्ड है, क्या नेगेटिव प्लेट पे है, नो, एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है स्टूडेंट, ये सिचुएशन है जिस फॉर्मूले से हमने हाईलाइट की है, सिग्निफिकेंट बनाई है। अब स्टूडेंट यहाँ से एक और चीज है, ये जो ए डी है ये असल में क्या है, ये आपके पास देखिए ए सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो दरमियान में रीजन है ये क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, और एनर्जी डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करनी हो है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड है उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। यहीं से लिख सकते हैं W बाई ए डी बिकम द एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ से स्टूडेंट W बाई ए डी जो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, यानी एनर्जी डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पर एक और चीज देखें, अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज करूं और चार्ज करने के बाद आप बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, और डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करें, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दें, तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराएंगे और बैटरी सपोज डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, डायपोल, और पोलराइजेशन के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ आप यूं समझ लें, जब आप उसको पोलराइज करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू रिमेन सेम और वी डिक्रीज तो एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज। तो इसका मतलब अगर आप क्या करेंगे, विदाउट बैटरी अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप विदाउट बैटरी जो है यानी कैपेसिटर को चार्ज करें, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, और विदाउट बैटरी अगर आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक, विदाउट बैटरी अगर आप डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं तो उससे क्या आएगा, तो स्टूडेंट एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज और डिक्रीज तो आपके सामने है कि सम ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक द डायपोल्स, पोलराइजेशन में कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, या यूं कह लें कि ई कम हो जाएगा, और ई कम होगा तो एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो क्या आएगी, जो पहले एनर्जी स्टोर्ड थी उससे एप्सिलॉन आर टाइम कम हो जाएगी। लेकिन सपोज आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाना है लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, यानी हम कह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी बात कर रहे हैं, और अब आप डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी जो है वो आप डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें, अगर आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है और चार्ज किया कैपेसिटर को, फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखें यहाँ से आप लोगों के पास
आप लोगों को पता है इस केस में क्या होता है, V रिमेन सेम एंड C इंक्रीज, और अगर C इंक्रीज करेगा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो क्या आ जाएगी, जो पहले एनर्जी स्टोर्ड थी उसके मुकाबले में बढ़ जाएगी कितनी, एप्सिलॉन R टाइम्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बनी है जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड की सिचुएशन है। अच्छा स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है, आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। देखिए मैं कहता हूं अगर मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, एनर्जी स्टोर्ड हो गई, और जो एनर्जी आपने अगर स्टोर्ड कर दी है, अब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करें और इंसुलेटिंग हैंडल के थ्रू आप उसकी प्लेट्स को थोड़ा सा अवे मूव करवाएं एक दूसरे से, तो बताएं एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज के डिक्रीज। तो स्टूडेंट उस केस में क्या होगा, आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो स्टूडेंट क्या कर जानी है, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज कर जानी है, क्योंकि आपने जब उसको मूव करवाना है यू हैव टू डू सम वर्क, दोनों ऑपोजिट प्लेट है और आप जितना वर्क करेंगे वो वर्क उसने स्टोर भी करना है, तो इसलिए आपके पास उस केस में एनर्जी बढ़ जानी है। आप फार्मूला से भी देख सकते हैं कि क्यू आपके पास जो है वो क्या होना है, कांस्टेंट रहना है, चार्ज तो नहीं, इंसुलेटिंग हैंडल है, तो वी के ऊपर फर्क आना है, वी के जितना उसको आप दूर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट वी के बढ़ने से आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। एक तो ये सिचुएशन है, एक एमसीक्यू। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर के लिए आप लोगों ने देखा कैपेसिटर स्टोर जो एनर्जी करता है वो हाफ क्यू है। अच्छा जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करनी है इसको इधर से चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, अगर उसका फार्मूला देखें तो स्टूडेंट वो होता है आपके पास V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू। इसका मतलब सप्लाइड एनर्जी वी क्यू है, स्टोर्ड एनर्जी हाफ वी क्यू है। तो कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ ऑफ द सप्लाइड एनर्जी स्टोर करता है। ये आपके सामने एक एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब सारा आर्टिकल जो हमने कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर के डिफरेंट रिलेशंस है वो आपके सामने लिख दिए हैं, जिसमें कि हमने 5 रिलेशन लिखे, हर रिलेशन की सिग्निफिकेंस लिखी और एंड पे आपको डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में बताया। अब हम इससे रिलेटेड स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, एज शोन इन द फिगर, इफ द कैपेसिटर सी इज चार्ज by connecting with a resistor R, the energy given by the battery। अच्छा देखें एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर पूछता तो वो हाफ CV स्क्वायर था, लेकिन कह रहा है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, तो वो हाफ CV स्क्वायर सप्लाइड एनर्जी नहीं होती स्टूडेंट। आपके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करनी है, स्टोर्ड एनर्जी होती है आपके पास हाफ CV स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर आपके साथ रेजिस्टर भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब बैटरी ने जब एनर्जी हाफ CV स्क्वायर स्टोर करवानी है तो उसको सप्लाई से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या है वो वेस्ट होनी है, डेसिपेट होनी है क्रॉस द रेजिस्टर। तो बैटरी विल हैव टू सप्लाई द एनर्जी मोर देन हाफ CV स्क्वायर। तो ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट क्या है, बीटा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 farad capacitor is charged to the 100 volt then discharged through a 10 kilo ohm resistor, what is the total energy dissipation। तो स्टूडेंट जब उस कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा जितनी, जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी असल में डेसिपेट हो जाएगी क्रॉस द रेजिस्टर। अगर आप डिस्चार्जिंग सर्किट देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले आप स्टोर्ड एनर्जी निकाल लें, जो स्टोर्ड एनर्जी है वही असल में डेसिपेशन में बाद में यूज होनी है। हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो हाफ C कितना है, कैपेसिटर ऑफ द 2 फैरड, और वोल्टेज जो है वो आपके पास है 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2 और ऊपर ये स्क्वायर भी है CV स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 10 पावर 4। अब तो इतने जॉल 10 पावर 4 जॉल बनती है, तो जिसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 3, यानी यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 10 और किलो जॉल आप लिख सकते हैं। ये है वो एनर्जी जो कैपेसिटर ने स्टोर की होनी है, और जैसे ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें और सिर्फ रेजिस्टर के थ्रू सर्किट क्लोज करेंगे तो यही एनर्जी डेसिपेशन हो जाएगी अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इसका मतलब है 10 किलो जॉल विल बी द एनर्जी डेसिपेशन व्हेन सर्किट इज क्लोज थ्रू थम रेजिस्टर R। तो ऑप्शन इसका C जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor of the capacitance C has charge Q and store energy W. If the charge is increased to 2Q, then energy store। तो स्टूडेंट आपके पास जो फार्मूला था, जो फार्मूला हमारे पास था हाफ QV से कर लें, चाहे तो आप कर लें हाफ Q स्क्वायर बाय C से, तो कहीं से भी लिखेंगे। देखें बात ये है, जब चार्ज को डबल करना है स्टूडेंट तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q डबल तो V भी डबल, तो ओवरऑल एनर्जी स्टोर हो जाएगी 4 टाइम। ये यहां से कर लें, Q को डबल करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो 4 टाइम, तो इसका मतलब है जो आंसर है एनर्जी स्टोर विल बी 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स आपके पास आंसर आ जाएगा, एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी स्टोर। तो ऑप्शन आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका डेल्टा जो है वो इसका राइट